नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। अम्बेडकरनामा के 25वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरी दिली ख्वाहिश है, एक इच्छा है कि कम से कम मैं 1000 एपिसोड बनाऊं, लेकिन चलिए आज 25 तो पूरा हुआ, तो आप सबका स्वागत है। और अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 की कहानी आगे। जो साथी पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं वो 23 और 24 नंबर वीडियो ज़रूर सुने, क्योंकि वो पूरे कंटिन्यूटी में है और तभी जाके वो कहानी पता चल पाएगा। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, कहानी 24 एपिसोड से आगे बढ़ते हैं 25वें में। दिनांक है 1 अक्टूबर 1931। गांधी ने सभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि वे विभिन्न गुटों के मुस्लिम नेताओं के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत चल रही है, जल्दी ही समस्या का समाधान हो जाएगा, इसलिए 1 सप्ताह के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाए। इस मुद्दे पे अंबेडकर ने खड़े होकर कहा कि इस समस्या के समाधान में मैं कोई परेशानी नहीं करना चाहता, कोई अड़चन नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस मीटिंग में, इस सम्मेलन में जो बातचीत चल रही है उसमें डिप्रेस क्लास को बुलाया जाए, उसके प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा या नहीं, ये है मुख्य मुद्दा। गांधी ने सकारात्मक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हाँ शामिल किया जाएगा। फिर अंबेडकर बोले कि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी के मीटिंग में पहले ही दिन महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मुसलमान और सिख को छोड़कर मैं किसी अन्य समुदाय को पॉलिटिकल रिकॉग्निशन देने के लिए तैयार नहीं हूँ, राजनीतिक मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हूँ। सीधा सीधा डिप्रेस क्लास की ओर इशारा था। आगे कहते हैं अंबेडकर कि चाहे एंग्लो इंडियन हो, चाहे इंडियन क्रिश्चियन हो, चाहे डिप्रेस क्लासेस के लोग हों, प्रतिनिधि हो, इनको रिकॉग्नाइज करने के मूड में गांधी नहीं थे। तो आगे कहते हैं कि मैं किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता यदि मैं इस कमेटी में कहता हूं कि डिप्रेस क्लास के सवाल पर चर्चा के लिए मैं 1 सप्ताह पहले महात्मा गांधी से मिला था और कल जब अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य नेताओं के साथ मैं उनके ऑफिस मिलने गया, गांधी के ऑफिस मिलने गया, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में उन्होंने जो स्टैंड लिया है वह सोच समझकर और पूरी चेतना के साथ लिया गया स्टैंड है। इसका मतलब है कि एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस और डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व न दिया जाना, इन्होंने सोच समझकर स्टैंड लिया है। अंबेडकर आक्रोशित हुए और गरजते हुए उन्होंने कहा कि भारत के भावी संविधान में यदि डिप्रेस क्लास को रिकॉग्निशन नहीं मिलता, अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, तो न तो वे किसी इस कमेटी में भाग लेंगे, शामिल होंगे, और न ही खुले मन से स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। तो ये उनका पहला स्टैंड था इस 1 अक्टूबर वाली मीटिंग में। इन बिटवीन, इस दौरान अभी फिल्म आगे बढ़ रही है और गांधी और मुस्लिम समुदाय के नेताओं के बीच 1 सप्ताह तक बातचीत चलती रही और समाचार पत्रों ने इसके बारे में काफ़ी सारी रिपोर्टिंग की, चर्चा, सकारात्मक रिपोर्टिंग आई। खबर आई कि गांधी ने मुस्लिम समुदाय को कई मांगों को मान लिया है, जैसे उनकी 14 सूत्री मांग थे, 14 डिमांड थे वो। इसके अलावा पंजाब तथा बंगाल में उनके मेजॉरिटी को मान लिया गया है और इसके अलावा जो संघीय प्रांत हैं उसमें आवासीय सिद्धांत को, आवासीय शक्ति को भी मान लिया गया है। तो इस तरह मांग मानने का अर्थ था कि एक तरह से एक ब्लैंक चेक एक तरह से दे दिया गया था। लेकिन हिंदू मुस्लिम समस्या पे तो ये रिपोर्टिंग आई कि मांग मान ली गई है, लेकिन मुस्लिम सिख समस्या पर, प्रश्न पर बातचीत असफल हो गई। अब आइए 8 अक्टूबर की मीटिंग में, 8 अक्टूबर 1931।
सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक बंटवारा और मुस्लिम को प्रतिनिधित्व दिए जाने के सवाल पर गांधी ने बहुत दुख के साथ सूचित करते हुए कहा कि उनकी अनौपचारिक वार्ता असफल हो गई है, फेल हो गई है। उन्होंने कहा, अब ये देखिए यहाँ खेल शुरू होता है, कि उन्होंने कहा कि असफलता का कारण भारतीय प्रतिनिधियों के कंपोजिशन में ही है, न तो वे उन समूहों या दलों के निर्वाचित सदस्य हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, और न ही समस्या के समाधान के लिए उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। सीधा और सीधा ये इशारा अंबेडकर की ओर था, सीधा का सीधा, कि न तो चुन के आए हैं और न उनका होना यहाँ मीटिंग में होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये गांधी बोल रहे थे। इसलिए गांधी प्रस्ताव रखते हैं कि अनिश्चित काल के लिए इस कार्रवाई को, इस सदन को, मीटिंग को स्थगित कर दिया जाए। अंबेडकर ने गांधी की चुनौती को स्वीकार किया और गांधी को जवाब देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा ब्लंटली, टू द पॉइंट, कि गांधी ने विश्वासघात किया है। अंबेडकर के कटु स्वर और तीव्र होने लगे, तेज होने लगे, और कहा, दहाड़ते हुए बोले कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि माइनॉरिटी कमेटी के मीटिंग में एजेंडे पे बात करने की बजाय गांधी विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों पे ही सवाल उठा रहे हैं। गांधी समझते थे कि अंबेडकर जो बात कह रहे हैं वो अकाट्य है, तर्क बहुत पावरफुल है, इसीलिए वो किसी तरीके से खेल दूसरी तरफ कि इनके वैलिडिटी को ही क्वेश्चन कर रहे थे गांधी। तो अंबेडकर यही कहते हैं कि एजेंडा पे बात करने की बजाय वो प्रतिनिधियों पे ही सवाल उठा रहे हैं। आगे, यह सही है कि सभी प्रतिनिधि सरकार द्वारा नॉमिनेटेड हैं, और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि मौका दिया जाता तो डिप्रेस क्लास के लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर इस सम्मेलन में भेजते, और उस हैसियत से भी मैं इस सम्मेलन में रहता। इसलिए आगे डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि इसलिए मैं नॉमिनी हूं या नहीं हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरी तरह अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं, और इस संबंध में किसी व्यक्ति को कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। एक तरह से चुनौती था। महात्मा दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस डिप्रेस क्लास के पक्ष में है, और कांग्रेस डिप्रेस क्लास का प्रतिनिधित्व मेरे और मेरे साथियों से ज़्यादा करती है। तो इस दावे के बारे में मैं कह सकता हूं, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अन्य दावों की तरह यह दावा भी झूठा और गैर जिम्मेदाराना है। हिम्मत चाहिए था इतना सामने गांधी को कहना कि झूठा और गैर जिम्मेदाराना है। अंबेडकर ने सदन को बताया कि मुझे वैसे लोगों और स्थानों से भी टेलीग्राम आ रहे हैं मेरे समर्थन में कि जिन लोगों से न तो मैं कभी मिला हूं और न उन जगहों पे मैं कभी गया हूं। उन्होंने कमेटी से कहा कि या तो कमेटी इस समस्या का समाधान करे या ब्रिटिश हुकूमत स्वयं इस समस्या का हल निकाले। कि डिप्रेस क्लास के लोग, अस्पृश्य लोग सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में है, इसका विरोध हम नहीं करते हैं, लेकिन सत्ता कुछ चंद लोगों के ओलिगार्की नहीं बनना चाहिए, अल्पसंख्यक चंद लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, बल्कि सत्ता का हस्तांतरण ऐसे होना चाहिए जो कि विभिन्न समुदायों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से, उनकी आबादी के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व मिले। आज भी ये बात चल रही है, और अंबेडकर 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ताल ठोककर दावे के साथ ये कह रहे थे कि आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये खाली कोई चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चंद लोगों के हाथ में सत्ता आप मत सौंपिए। ये स्टैंड था अंबेडकर का। प्रधानमंत्री सब सुनने के बाद उन्होंने अपील की लोगों से कि इस बात पर ध्यान न दें कि कौन किस विधि से इस सम्मेलन में आया है, कैसे आया है, और ना ही व्यक्तिगत आक्षेप करें। उन्होंने कहा कि तथ्यों पे बात कीजिए और ये बताइए सदन को यहाँ पे कि भारत में जो अनटचेबिलिटी की समस्या है या नहीं है, इसलिए फैक्ट से बात कीजिए। ये बात उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर। लंदन में उस समय अंबेडकर
जितने फोरम थे अपनी बात अपने अपने समर्थन में हर फोरम का उन्होंने उपयोग किया। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को 12 अक्टूबर को 31 को लिखा और उसमें लंबा लेख लिखा जिसमें उन्होंने गांधी की आलोचना की और लिखा कि गांधी ईमानदार शत्रु की तरह भी व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भारत में लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फियास्को में जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, फियास्को में ख़त्म होगा और इसके लिए जिम्मेदार होंगे गांधी। लिखते हैं कि गांधी दोहरे भूमिका में हैं और हर समय एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ करने का खेल खेलते रहते हैं। तो ये हुआ था उस समय। इसके आगे वाले एपिसोड में इसके आगे बात करेंगे, लेकिन दिलचस्प है कि अब यहाँ गांधी और अंबेडकर का स्टैंड क्लियर हो चुका था। दोनों एक तरह से युद्ध घोष हो चुका था। और जब ये खबर भारत आई तो भारत के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जगहों पे डिप्रेस क्लास के लोगों ने बड़ी बड़ी सभाएं की और एक सबसे महत्वपूर्ण सभा गुड़गांव में हुई थी। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था। एमसी राजा उस समय, जिनकी चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, एमसी राजा उस समय बड़े नेता थे, दलितों के, मद्रास के रहने वाले थे। उनकी अध्यक्षता में उन्होंने मीटिंग की गुड़गांव में और कहा कि गांधी झूठ बोल रहे हैं और अंबेडकर के समर्थन में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। भारत के विभिन्न हिस्सों से डिप्रेस क्लास के लोगों ने अंबेडकर को संदेश भेजा कि कांग्रेस और गांधी पर विश्वास न करें। जो तार मिल रहे थे, जो यहाँ से टेलीग्राम जा रहे थे, अंबेडकर की तुलना में गांधी को बहुत अपने समर्थन में बहुत कम टेलीग्राम मिले। तो इस समय तक आप देखेंगे कि अंबेडकर अब यह स्थापित हो चुका था मीटिंग के दौरान ही कि भारत में अस्पृश्यों के असली प्रतिनिधि और असली नेता कौन थे। इस रेफरेंस के लिए वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर 114 to 18 देख सकते हैं और इसके आगे की चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे साथियों। और उम्मीद करता हूं कि दिलचस्प लग रहा होगा ये कहानी और बहुत साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ त्रुटियां भी मेरी होंगी और कई बार ये कोई एडिटिंग नहीं हो रहा है, कोई कट और कुछ कर सकता, मुझे आता भी नहीं है जितना बन पड़ता है, तो कभी कभी रेफरेंस इधर उधर हो जाए तो आप किताब आसपास देख लेंगे तो मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मैं यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स में हूँ। फेसबुक पे हूँ, रतन लाल टाइप करेंगे मिलूँगा। ट्विटर पे हूँ रतनलाल72 और इंस्टाग्राम dr.ratan.lal। शुक्रिया साथियों, कीप वॉचिंग लाल की क्लास। फिर मिलते हैं कल एक अगले एपिसोड में। थैंक यू।